नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट फाइनेंस यानी जलवायु वित्त। अब ये टॉपिक अचानक से सुर्खियों में क्यों है? इसकी वजह है एक बहुत बड़ी घोषणा। ये घोषणा हुई है ब्राजील के बेलेम शहर में, जहां यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNSCCC की 30वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे हम COP30 कहते हैं, हुई थी। इस एक अनाउंसमेंट ने, आप कह सकते हैं, दुनिया भर में क्लाइमेट एक्शन की पूरी दिशा ही बदल दी है। एक मिनट के लिए सोचिए। मान लीजिए कि आपके घर में आग लगी है और जो फायर ब्रिगेड है जिसने मदद का वादा किया था वो या तो बहुत बहुत धीरे आ रही है, या फिर जब वो आती है तो उसके पास पानी नहीं, सिर्फ खोखले वादे हैं। कुछ ऐसी ही हालत है दुनिया के विकासशील देशों की। सालों से वो मदद का इंतजार कर रहे हैं और अब उन्होंने तय कर लिया है कि इंतजार का खेल खत्म। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या है? हुआ ये है कि हाल ही में जो COP13 सम्मेलन हुआ, उसमें भारत और 12 दूसरे विकासशील देशों ने मिलकर एक कह सकते हैं बहुत ही साहसिक एक नई योजना का ऐलान किया है। और ये सिर्फ कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये क्लाइमेट एक्शन की दुनिया में एक नए चैप्टर की शुरुआत है। तो कौन कौन है इस नई गठबंधन में? इसमें भारत तो है ही, साथ में कैम्बोडिया, कोलंबिया, कजाकिस्तान, लेसोथो, मंगोलिया, नाइजीरिया, ओमान, पनामा, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, टोगो और डोमिनिकन गणराज्य जैसे देश शामिल हैं। और साथ ही अफ्रीकन आइलैंड स्टेट्स क्लाइमेट कमीशन भी है। ये जो पूरा ग्रुप है, इसे अक्सर ग्लोबल साउथ कहा जाता है। ये एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो देश हैं जो अब क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर अपनी आवाज़ खुद बुलंद कर रहे हैं और अपने नियम खुद बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि विकासशील देशों को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए और इसके असर से खुद को बचाने के लिए हर साल $1.3 ट्रिलियन चाहिए। और इसके मुकाबले में विकसित देशों ने मदद के लिए वादा कितना किया है? COP29 में जो नया लक्ष्य तय हुआ था, जिसे न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल या NCQG कहते हैं, वो है सिर्फ $300 बिलियन सालाना। मतलब जरूरत है 1.3 ट्रिलियन की और वादा है 300 बिलियन का हर साल। करीब करीब $1 ट्रिलियन का फासला। ये है वो खाई जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज साफ कर लेते हैं कि ये क्लाइमेट फाइनेंस आखिर है क्या। देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में ये वो पैसा है जो दो कामों के लिए इस्तेमाल होता है। पहला, क्लाइमेट चेंज के असर को कम करना, जिसे हम कहते हैं मिटिगेशन, और दूसरा, जो बदलाव आ चुके हैं उनके साथ जीना सीखना, जिसे कहते हैं एडेप्टेशन। ये पैसा कहीं से भी आ सकता है, सरकारों से, प्राइवेट कंपनियों से या दूसरे स्रोतों से। पर देखिए, ये मसला सिर्फ पैसों की कमी का नहीं है। असली कहानी तो एक ऐसे सिस्टम की है जो अपनी नींव से ही खोखला हो चुका है। ये टूटे हुए वादों की कहानी है, अधूरी उम्मीदों की कहानी है। तो क्या दिक्कतें हैं इस सिस्टम में? पहली बात तो ये कि बड़े बड़े वादे और लक्ष्य तो तय कर दिए जाते हैं, पर उनकी डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं होती। दूसरी, जिन देशों को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है, उनके लिए फंड्स तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल और धीमा प्रोसेस है। और तो और कई जरूरी प्रोजेक्ट्स जिन्हें ग्रांट यानी अनुदान चाहिए, उन्हें भी प्राइवेट फाइनेंस पर निर्भर रहने को कहा जाता है। ऊपर से पारदर्शिता की कमी और डबल काउंटिंग, मतलब एक ही पैसे को दो बार गिन लेना, और बहुत सारा पैसा तो सिस्टम में बस फंसा रह जाता है, खर्च ही नहीं हो पाता। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी GCF। इसे 2010 में बनाया गया था विकासशील देशों की मदद के लिए। जितना पैसा प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूर हुआ, उसमें से सिर्फ 40% ही असल में बांटा गया है। बाकी का 60% पैसा वो अभी भी सिस्टम में कहीं अटका हुआ है। तो ये सिर्फ पैसों का या बजट का हिसाब किताब नहीं है, ये सवाल है न्याय का, क्लाइमेट जस्टिस का। ये सवाल उन देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी का है जिन्होंने औद्योगिक क्रांति के बाद से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया। और अब जब मदद करने की बारी आई, तो वो उन्हीं देशों से मुंह मोड़ रहे हैं जो इस प्रदूषण का सबसे बुरा असर झेल रहे हैं। और भारत सिर्फ इंटरनेशनल मंच पर अपनी आवाज नहीं उठा रहा, बल्कि देश के अंदर भी ठोस कदम उठा रहा है। तो भारत अपने लेवल पर क्या कर रहा है? देखिए, कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। ये सरकार जारी करती है ताकि ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाया जा सके। वित्त वर्ष 24 में 20,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी हुए। फिर है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, जिसके तहत इंडियन कार्बन मार्केट बनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बैंकों के लिए नियम कड़े कर दिए हैं।
उन्हें क्लाइमेट से जुड़े रिस्क बताने होंगे। और हाँ, गुजरात की गिफ्ट सिटी को सस्टेनेबल फाइनेंस का एक बड़ा हब बनाने पर भी काम चल रहा है, ताकि बाहर से ग्रीन इन्वेस्टमेंट आ सके। भारत एक सिद्धांत पर मजबूती से खड़ा है, जिसे कहते हैं इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, यानी CBDRRC। अब इसका मतलब क्या है? तो इन 13 देशों ने मिलकर जो नया रास्ता सुझाया है, उसे नाम दिया गया है कंट्री प्लेटफॉर्म्स फॉर क्लाइमेट एंड नेचर फाइनेंस। तो ये नए प्लेटफॉर्म्स काम कैसे करेंगे? प्रोसेस को काफी सिंपल रखा गया है। स्टेप 1, हर देश अपनी जरूरतें और अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करेगा। अब बाहर से कोई नहीं बताएगा कि क्या करना है। स्टेप 2, उन प्राथमिकताओं के आधार पर एक डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बनेगा। स्टेप 3, फिर चाहे वो पब्लिक पैसा हो, प्राइवेट हो या इंटरनेशनल, सभी पार्टनर्स को इसी एक प्लान के साथ जोड़ा जाएगा। और स्टेप 4, इससे फंडिंग के लिए एक सिंगल कोऑर्डिनेटेड पाइपलाइन बन जाएगी। मकसद है एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाना, ताकि पैसा जल्दी और सही जगह पहुंचे। तो इस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए क्या करना होगा? कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले, विकसित देशों से जो पब्लिक फंडिंग आनी है वो भरोसे के साथ और समय पर आनी चाहिए। दूसरा, एडेप्टेशन के लिए जो भी पैसा मिले वो ग्रांट यानी अनुदान हो, लोन या कर्ज नहीं, ताकि देशों पर और बोझ ना पड़े। तीसरा, डबल काउंटिंग को रोकने के लिए अकाउंटिंग के तरीके स्टैंडर्ड बनाने होंगे। और आखिर में, विकासशील देशों को भी अपने देश के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम को और मजबूत करना होगा। तो आखिर में सवाल बस यही एक है। योजना तो मेज पर रख दी गई है, ग्लोबल साउथ ने एक मजबूत खाका तैयार कर लिया है, लेकिन क्या वो इस फ्रेमवर्क को एक फाइनेंशियल हकीकत में बदल पाएंगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।